हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो क्लास 10 के वाणिज्य से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कुछ नया टॉपिक। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो क्लास 10 की है, तो स्टूडेंट वीडियो को कंटिन्यू देखेगा, क्योंकि आपको इसमें हम बताएंगे कि इसमें आपका बोर्ड के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। ठीक है, और जितना भी हम इसमें थ्योरिकल आपको समझाने वाले हैं, ये आपको आप इसमें देखिएगा कि हमारे कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप कितने क्वेश्चन उसमें से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप इसके बारे में समझिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर 7 व्यापारिक बैंक, जिसमें कॉमर्शियल बैंक के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसमें कुछ टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि व्यापारिक बैंक का आशय, परिभाषा, उसके भेद प्रकार, बैंकों का विकास, बैंकों के कार्य, बैंकों के दोष, बैंकों के सुधार के लिए सुझाव, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण से लाभ, राष्ट्रीयकरण से उत्पन्न समस्याएं या कठिनाइयाँ, राष्ट्रीयकरण को सफल बनाने हेतु सुझाव, बैंकों की सफलताएं, असफलताएं क्या होती है, उसकी कार्य प्रणाली, ऋण देते समय बरती जाने वाली सुविधाएं, बैंक से ऋण लेते समय यानी कि देते समय दी जाने वाली जमानतें, ग्राहक का संबंध और बैंकों में ग्राहक के प्रति कुछ विशेष जिम्मेदारियां, उत्तरदायित्व। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे आज के हमारे टॉपिक। बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें से हम कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें बताने वाले हैं। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा कि वीडियो अगर आप कंटिन्यू देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये बोर्ड के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बनकर आते हैं। कंप्लीटली अच्छे से समझिएगा। तो चलिए देखते हैं व्यापारिक बैंक से आशय एवं परिभाषाएं। तो व्यापारिक बैंक का अभिप्राय उन सभी बैंकों से लिया जाता है जो सामान्य बैंकिंग कारोबार करते हैं। इन बैंकों का संयुक्त स्कंध बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जो संयुक्त बैंक है वो किसके नाम से जाना जाता है? बैंकों के कारोबार के। तो इन बैंकों का पूंजी छोटे छोटे अंशों में विभक्त की जाती है। ये आम जनता को जमानत आदि के आधार पर ऋण आदि की सुविधाएं प्रदान करते हैं। व्यापारिक बैंक एक ऐसी संस्था होती है जिसका निर्माण भारतीय बैंकिंग के विधान के अधीन भारत में बैंकिंग व्यवसाय के लिए होता है, जो व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को प्रतिभूति या व्यक्तिगत जमानत के आधार पर ऋण प्रदान करती है। उसके बाद में व्यापारिक बैंकों के भेद भी होते हैं। सब इसके दो भेद होते हैं, अनुचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक जो होते हैं वे बैंक जिनकी दत्त पूंजी रक्षित कोष 5 लाख से अधिक होती है, जिनका नाम रिजर्व बैंक अधिनियम के द्वारा द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित हो गया है, अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें जो देनदार को 6% रिजर्व बैंक में संचित कोष को रखने के लिए बोला जाता है, 15% रिजर्व बैंक को बढ़ाकर कर दे सकता है। तो दूसरे यानी कि दूसरी साइड से इसको अपने देनदारों को साप्ताहिक विवरण में भी रिजर्व बैंक के पास भेजना होता है। इन बैंकों में रिजर्व के अनेक सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जिसे स्वामित्व के आधार पर ये बैंक दो प्रकार के होते हैं। तो पहला बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक और दूसरा बैंक निजी बैंक होता है। तो स्टूडेंट आगे देखिएगा, दूसरे नंबर पे टॉपिक गैर अनुसूचित बैंक। गैर अनुसूचित बैंक कैसे होते हैं? वे बैंक जिनका नाम रिजर्व बैंक अधिनियम के द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित नहीं हुआ है तथा जिनको भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है, वे अनुसूचित बैंकों के द्वारा प्राप्त होती है, जिसे गैर अनुसूचित बैंक भी कहलाते हैं। इस बैंक में यानी कि इस वर्ग में प्राय वे बैंक आते हैं जिनकी चुकता पूंजी संचित कोष दोनों की धनराशि यानी कि 5 लाख रुपए से कम होती है। इनको रिजर्व बैंक से सुविधाएं भी प्राप्त नहीं होती जो अनुसूचित बैंकों से प्राप्त होती है। वर्तमान में बैंकिंग अधिनियम 1949 के अंतर्गत ऐसे बैंकों के रिजर्व बैंक का नियंत्रण किया गया, जिसका रिपोर्ट मासिक रूप के पास भेजना पड़ा, और यही बैंक परिस्थिति के रिजर्व बैंक में ऋण को प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट, व्यापारिक बैंक से आशय और व्यापारिक बैंक के जो भेद होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन आपका आता है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको ये समझाया। अगर जैसे मेरे समझाने के तौर पर आप बिल्कुल ऐसे ही करके आते हैं, मान लिया आपको क्वेश्चन याद नहीं रहा, आपने वीडियो देखी है और आपको कुछ टॉपिक याद रहे हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद में व्यापारिक बैंकों का विकास कब हुआ? ठीक है, व्यापारिक बैंक मैंने अभी इससे पहले बैंकों के ऊपर ही वीडियो दी हुई है काफ़ी। तो यहाँ पर व्यापारिक बैंक के बारे में बात है। तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, जो इंपीरियल बैंक है सबसे पहले, तो इंपीरियल बैंक के बारे में बात की जा रही है। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व दी गई चैम्बरलेन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 3 प्रेसिडेंसी बैंक जो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ मद्रास में मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, लेकिन इसी नोट का निर्गमन कार्य नहीं किया गया, तो ये इंपीरियल बैंक पीछे हट गया। फिर उसके बाद में आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। 1931 में केंद्रीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट रिजर्व बैंक की स्थापना पर बल दिया। 1934 में इसी रिपोर्ट के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इंडिया एक्ट पारित भी किया गया, जिसमें
क्या हुआ, 1 अप्रैल 1935 में इस बैंक का अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ में इस बैंक की स्थापना संयुक्त पूंजी कंपनी के आधार पर हुई, लेकिन क्या हुआ, स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात 1 जनवरी 1949 ईस्वी में सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण करके इसे अपने स्वामित्व में ले लिया। उसके बाद में आता है थर्ड बैंक, यानी कि जो तीसरा बैंक था वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, की स्थापना 1939 से 1945 के मध्य के बैंकों की स्थापना की गई। लेकिन जब 1947 में देश के विभाजन हो जाने में बैंकिंग व्यवसाय की भारी हानि हुई तो अनेक बैंक असफल हुए, और असफल होने का कारण क्या था, 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1 जुलाई 1955 में ये बैंक कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इस बैंक ने क्या करा, कार्य करना प्रारंभ कर दिया, और तभी जाकर के पता चला कि यहाँ पर जो 3 बैंक दे रखे हैं, इंपीरियल बैंक की स्थापना, रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना और स्टेट बैंक की स्थापना, ये तीनों ही सरकार के हाथों में आ गए। ठीक है, उसके बाद में जो व्यापारिक बैंक थे उनका क्या कार्य था, उनका कार्य ये था स्टूडेंट कि जो जमाएं स्वीकार करने थे वो व्यापारिक बैंक जनता धन बचत खाते और चालू खाते, सावधि जमा खाते, घरेलू गोलक खाते के जमा करके उस पर ब्याज देते हैं। तो व्यापारिक बैंक से कार्य भी आपसे पूछ ले जाते हैं, रुपया उधार देना। ये बैंक अपने कार्यों के लिए अनेक प्रकार के अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं। नगद शाख अधिविकट सुविधाएं द्वारा, हुंडियों द्वारा, व्यापारिक पत्रों का बुनाकर, कंपनी के अंशों, गोदामों की रसीदों, रेल बिल्टी, कच्चे व पक्के माल की प्रतिभूति आदि की गिरवी रखकर अग्रिम या ऋण देते हैं। व्यापारिक बैंक विनिमय विपत्रों को भुनाने तथा उनके क्रय विक्रय का कार्य भी करते हैं। इसी तरीके से उसका थर्ड नंबर पे जो आता है कार्य वो एजेंसी संबंधी कार्य भी आता है, जिसमें एजेंसी एजेंट रूप में कार्य करता है, धन का हस्तांतरण करता है, विनिमय साख पत्रों का भुगतान एकत्रित करना, ग्राहकों के विभिन्न भुगतान प्राप्त करना और ग्राहकों की ओर से भुगतान करना। तो सरकारी और अर्ध सरकारी दोनों प्रकार से प्रतिभूतियां क्रय विक्रय भी की जाती हैं। ग्राहकों को आर्थिक सलाह देना, ग्राहकों के लिए पासपोर्ट आदि की व्यवस्था करना, ये सब व्यापारिक बैंकों का कार्य होता है। उसके बाद स्टूडेंट इसमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं, व्यापारिक बैंक के दोष भी हैं, जैसे कि प्रबंधीय अकुशलता बैंक। ये है अधिकतर व्यापारिक बैंक या तो बड़े बड़े उद्योगपतियों यानी स्वामित्व में रहे हैं अथवा उसका संचालन संयुक्त पूंजी कंपनी के रूप में किया जाता है। तो प्रबंधकीय कुशलता की ओर से कोई भी ध्यान नहीं देता कि जो यह राष्ट्रीयकृत बैंक, हाँ मतलब कि ये कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उसकी उपरांत स्थिति में कुछ भी सुधार अवश्य हो सकता है। ठीक है, योग्य कर्मचारियों के जो अभाव होते हैं उसमें क्या होता है स्टूडेंट, उसमें ये मोस्टली अभाव ही रहते हैं जो व्यापारिक बैंक में योग्य कुशल कर्मचारी होते हैं, क्योंकि जिसके मुख्य कारण जो है देश में बैंकिंग शिक्षा प्रदान करना वाली संस्थाओं में कमी होती है। व्यापारिक सहयोग का अभाव किस तरीके से होता है स्टूडेंट, आधुनिक व्यापारिक बैंक जो होते हैं वो व्यापारिक सहयोग की स्थापना पर प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, जिसके कारण अनेक बैंकों की हानि भी उठानी पड़ती है। फोर्थ पॉइंट में आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि व्यापारिक बैंकिंग सिद्धांतों की अवहेलना किस तरीके से होती है। बैंकों का यह कर्तव्य होता है कि जब जनता जमाओं की सुरक्षित रखते हुए अपने विनियोजन द्वारा नियमित आय पे प्राप्त करते हैं, तो परंतु व्यापारिक बैंकों ने अधिक ब्याज की लालच में अपने जमाओं का कम सुरक्षित स्थानों पर विनियोजित करना प्रारंभ कर दिया है। इसी के साथ में जैसे कि यहाँ पर आपने 200 देख लिए हैं जो विनियोग है भाई, यहाँ पर आपने देखा प्रबंधकीय अकुशलता, योग्य कर्मचारियों का अभाव, पारस्परिक सहयोग का अभाव, बैंकिंग सिद्धांतों की अवहेलना। तो यहाँ पर ये सारी चीज क्या होती है, ये व्यापारिक बैंकों का दोष होता है, इसमें कुछ ना कुछ कमी होती है जब ही यहाँ पर आते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ सुझाव भी होते हैं स्टूडेंट। कैसे सुझाव होते हैं, जैसे कि सरकार द्वारा प्रोत्साहन, सरकार को चाहिए कि इन बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में अपना कारोबार बढ़ाने के लिए कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करें। ऋण पत्रों के वितरण में सावधानी, इन ऋण पत्रों की सावधानी रखनी चाहिए, अर्थात केवल उत्पादक के लिए ऋण देना चाहिए, जिससे जमानत नियमों का उदारता बरतनी चाहिए। ठीक है, इसकी अवहेलना ना करें। बैंकों का संचालन जो होता है वो प्रबंध की कुशलता के हिसाब से ही करें। ग्रामीण क्षेत्रों में जो शाखा विस्तार होती है, परस्पर सहयोग में वृद्धि होती है, तो ये सारी छोटे छोटे बैंकों का एकीकरण करना, ये सब क्या होता है, ये सुधार यानी कि सुधार के लिए एक सुझाव होता है कि जब ये सारे एक साथ काम करें तो एक साथ यानी कि जमाएं, भुगतान करें, ऋण लें, तो ये हमारा यहाँ पर व्यापारिक बैंकों के सुधार के लिए सुझाव भी देता है। ठीक है स्टूडेंट,
अब स्टूडेंट सबसे मेन टॉपिक, जैसे कि मैं अभी आपको बता रही हूँ, मैंने आपको कहा था कि बोर्ड के एग्जाम में आपके कौन से टॉपिक आएंगे, इससे पहले मैंने आपको 2 टॉपिक बता दिए हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है व्यापारिक बैंकों की कार्यप्रणाली। स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए व्यापारिक बैंक में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं, उसमें क्या क्या काम किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हर बार आता है, हर साल आता है, मोस्टली आता है। तो स्टूडेंट ये ज़रूरी नहीं है कि वो इस बार ना आए, तो हो सकता है वो इस बार भी आए। तो आपको पता होना चाहिए बैंक में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं, और यदि ये एग्जाम में भी नहीं आया तब भी ये आपकी नॉर्मल लाइफ में भी आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो खाते हैं बैंक में संबंधित कार्य हैं वो किस तरीके से किए जाते हैं, ठीक है, और क्या क्या उसमें कौन कौन से खाते होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले व्यापारी बैंकों की कार्यप्रणाली। बैंकों द्वारा जमा रुपया प्राप्त करने के लिए खोले जाने वाले खाते। बैंकों द्वारा जमा प्राप्त धनराशि जो होती है उसका विनियोजन करना। तो बैंकों में रुपया प्राप्त करने के लिए जो खाते खोले जाते हैं, कौन कौन से खाते खोले जाते हैं? चालू खाता, बचत बैंक खाता, सावधि जमा खाता, घरेलू बचत या गोलक खाता, निरंतर आवर्ती जमा खाता। तो चालू खाता किस लिए खोला जाता है स्टूडेंट? यह खाता सामान्यतः व्यापारिक और व्यवसाय संस्थाओं द्वारा खोला जाता है जिन्हें दिन में कई बार रुपया जमा करने या निकालने की आवश्यकता होती है। तो जो दिन में कई बार निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, वो हमारा चालू खाता होता है। इससे खोलने की विधि क्या होती है स्टूडेंट? इसमें एक आवेदन पत्र आपको मिलता है। इसी आवेदन पत्र में मैं इसकी बात बता रही हूँ स्टूडेंट, इसमें एक आवेदन पत्र मिलता है और इसी आवेदन पत्र में आपको एक निःशुल्क फॉर्म मिलता है जिसे आपको भरना पड़ता है, जो बैंक में जमा करना पड़ता है। और जब आप बैंक में जमा करेंगे उससे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, अपना व्यवसाय लिखेंगे, पूरा पता लिखेंगे, ग्राहक के जो भी तुम्हारा हस्ताक्षर है वो हस्ताक्षर होंगे, और नमूने पर आप 2 हस्ताक्षर भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम कोई अपना अकाउंट खोलते हैं तो हमें एक नॉमिनी की ज़रूरत होती है। नॉमिनी जो हमारा आगे मान लिया कि हमारे दूसरा भी वहाँ से अकाउंट निकाल सके, केवल हमारे अलावा, और उसके अलावा कोई और नहीं निकाल सकता है। तो स्टूडेंट इस चीज़ की जानकारी होती है। अब उसके बाद में नमूने के हस्ताक्षर कुछ इस तरीके से होने चाहिए कि जो नमूने 2 हस्ताक्षर लेता है, बैंक अपने सुरक्षित रखता है। रुपया निकालने के लिए ग्राहक बैंक चेक देता है, तब बैंक ग्राहक द्वारा चेक पर किए गए हस्ताक्षरों को नमूने के हस्ताक्षर से मिलाता है। हस्ताक्षर मिलने पर बैंक द्वारा चेक का भुगतान किया जाता है, अन्यथा नहीं किया जाता। न्यूनतम जमा राशि, जो न्यूनतम जमा राशि होती है स्टूडेंट, वो सदैव जमा रखनी पड़ती है। यदि किसी ग्राहक को जमा राशि न्यूनतम राशि कम हो जाती है तो हर्जाने के रूप में बैंक ग्राहक को कुछ शुल्क वसूल करता है, ठीक है। चालू खाता खोल सकता है। अब चालू खाता खोलने पर एक नाम खाता होता है, दूसरा संयुक्त नाम का खाता, यानी कि 2 होते हैं और 2 से ज़्यादा भी खाते हो सकते हैं, ठीक है। 2 के ज़्यादा खातों के नाम भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ में संयुक्त स्कंध यानी कि कंपनी के खाते भी खोल सकते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं के नाम से भी खाते खोल सकते हैं। उसके बाद में उसकी कुछ पुस्तकें होती हैं। इसमें कौन कौन सी पुस्तक होती है स्टूडेंट? पासबुक, चेकबुक और जमा की पुस्तक। किसमें होती है? चालू खाते में। तो चालू खाते में पासबुक का क्या काम होता है ये देख लीजिए। बहुत कम स्टूडेंट को ये चीज़ें पता होती हैं, फिर भी ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए आपको कि जो पासबुक होते हैं वो किस लिए होता है। ये एक छोटी सी पुस्तक होती है जिसमें ग्राहक बैंक के मध्य समस्त लेन देनों को बैंक की पुस्तकों में खोले हुए खाते के लिए प्रतिलिपि होती है। इस बैंक में रुपया जमा करना, रुपया निकालना, ब्याज आदि का तिथिवार विवरण होता है, और इसके द्वारा ही एक तिथि का शेष धनराशि सरलता से पता लगाया जा सकता है, ठीक है। इससे समय समय पर बैंक को लेखा करने के लिए भेजते रहना चाहिए। इसे संभाल कर रखना चाहिए। एक बार खो जाने पर दूसरी पुस्तक निर्धारित शुल्क देकर ही प्राप्त की जा सकती है। इसे खो जाने पर बैंक का तुरंत सूचित कर देना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट पासबुक का पृष्ठ नमूना, जिसमें खाता संख्या, नाम, पता, दिनांक, विवरण, निकाली गई राशि, जमा की गई राशि, जमा या शेष बार, या फिर अधिकारी, बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर। यहाँ पर ये इस तरीके से विवरण बना हुआ होता है स्टूडेंट। मैंने आपको बताया स्टूडेंट सभी के पास में बैंक की पासबुक होगी, तो आप अपनी पासबुक में देख सकते हैं कुछ इसी तरीके से नमूना बना हुआ होगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में स्टूडेंट आता है चेकबुक। चेकबुक यह पुस्तक की भांति होती है जिसमें रुपया निकालने के लिए 10 से 100 रुपये तक का चेक के कोरे फॉर्म लगे हुए होते हैं। प्रत्येक फॉर्म पर क्रम संख्या, बैंक का कोड नंबर अंकित रहता है और प्रत्येक भाग में 2 भागों में विभक्त किया जाता है। तो भागों में जो छोटा छोटा दायां भाग बड़ा भाग होता है वो प्रतिपन्न कहलाता है। तो दायां भाग चेक कहलाता है, और उसके लिए 5 फॉर्मों से पूर्व नई चेक पुस्तक बुक यानी कि प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र लगा रहता है, जिसे भरकर बैंक अपने देश
यानी कि अपने देने से बैंक नई चेक बुक जारी कर देता है। चेक को भरकर भुगतान के लिए देने के प्रतिपूर्ण भावी का संदर्भ के लिए आवश्यक भरकर रख लेना चाहिए। तो यह बुक खो जाने पर क्या होता है, तुरंत बैंक को इसकी जानकारी देनी चाहिए, इसकी सूचना देनी चाहिए। यहाँ पर आप चेक का नमूना देख सकते हैं स्टूडेंट। इस चेक के नमूने में यहाँ पर पे लिखा होता है, यहाँ दिनांक, यहाँ पर संख्या लिखी होती है, बैंक अकाउंट संख्या, एक तरीके से रुपया होता है, बैंक की धारक संख्या होती है, जितना आपको रुपया लेना होता है। यहाँ पर जो भी बैंक आपका होता है, यहाँ पर बैंक का नाम भी लिखा होता है, यहाँ पर उसकी ब्रांच भी होती है। इसी तरीके से जमा पुस्तक भी होती है स्टूडेंट। अब जमा पुस्तक के लिए क्या होता है, यह रुपया पुस्तक जमा करने के लिए होती है। इसमें रुपया जमा करने के लिए कोरे फॉर्म भी होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पहले वाले थे। चेक, बिल, ड्राफ्ट, नकदी जमा करनी होती है और इसे भर करके तब आप बैंक में से पैसे निकाल सकते हो या फिर जमा कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट। अब आता है सेकंड नंबर पे बचत बैंक खाता। यह खाता कम से कम निश्चित अवधि आय वाले वर्ग के लिए उपयोगी होता है। इस खाते का मुख्य उद्देश्य जनता की छोटी छोटी बचतों को संग्रहित करके उसमें बचत की भावना जागृत होती है। खाता कौन खोल सकता है, इसमें व्यक्ति जो अनुबंध करने के योग्य होता है अपने नाम के साथ खोल सकता है। इसका आवश्यक पागल या दिवालिया व्यक्ति ही बैंक में खाता नहीं खोल सकता, बाकी एक अनपढ़ व्यक्ति या नाबालिग आवश्यक अपने संरक्षक इस खाते को खोल सकता है। आवश्यक और वयस्क होने के लिए अभिभावक ही इस खाते को संचालित कर सकता है। तो इसे बचत बैंक में होता है। अब बचत बैंक में इस खाते में बैंक में 3.5% की दर की छमाही आधार पर ब्याज देता है। ब्याज दैनिक आधार पर राशि पर शेष पर दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। अब इसे खोलने के लिए स्टूडेंट इसका खाता खोलने की विधि भी देख लेते हैं। इस खाते में खोलने के लिए एक आवेदन पत्र भरना पड़ता है। यह आवेदन पत्र बैंक में निःशुल्क मिलता है। इसके नाम व पता, व्यवसाय आदि को लिख करके हस्ताक्षर करने होते हैं। अनपढ़ व्यक्ति अपना अंगूठा निशानी लगाकर उसे प्रमाणित करना होता है। यह खाता कम से कम कितने में, 500 रुपये में या चेक बुक की सुविधा में 1000 रुपये में जमा करके खोला जाता है। ठीक है। इसमें नमूने के हस्ताक्षर भी होते हैं और खाता खोलने के लिए प्राप्त वाली पुस्तकें भी होती हैं। धनराशि जमा करने के लिए, निकालने के लिए भी होती है। ठीक है। फिर इसमें जमा यानी कि बचत बैंक का भी लाभ होता है, जिसमें बहुत सारे लाभ भी इसमें बताए जाते हैं। उसके बाद आता है स्टूडेंट सावधि जमा खाता। यह खाता अधिकांशतः उन व्यक्तियों के लिए खोला जाता है जो उद्देश्य अधिक ब्याज कमाना होता है। यह निश्चित अवधि के लिए कम से कम 30 दिन से और अधिक 10 वर्ष तक ये खाता नाम खाता, संयुक्त नाम और नाबालिग के नाम से भी खुल सकता है। इस खाते में बैंक के अन्य खातों की अपेक्षा सर्वाधिक ब्याज भी मिलता है। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये सावधि जमा खाता, खाता खोलने की जो विधि होती है वो किस तरीके से होती है। बैंक में एक छपा हुआ आवेदन पत्र आपको मिलता है, उसमें आपका नाम ठीक लिखा होता है, जमाओं का रसीद लिखा होता है, स्थायी जमा रसीद कहते हैं जिसे, नाम, पता, धनराशि, ये सब चीज़ लिखी हुई होती है सावधि जमा खाते में। सावधि जमा खाते का आप यहाँ पर नमूना भी देख सकते हैं जो कि यहाँ पर दे रखा है, जिसमें संख्या, यहाँ पर स्थान का नाम, जो भी आपका बैंक होगा वो, दिनांक, दायित्व तिथि और यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें देख सकते हैं 5 वर्ष के लिए कितने % ब्याज मिलता है, 8.5% ब्याज यहाँ पर मिलता है और 10,000 पर। ठीक है। यहाँ पर आप कितने भी रुपए जमा कर सकते हैं। अकाउंटर, कैशियर और एजेंट का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ होता है। उसके बाद आता है स्टूडेंट घरेलू बचत या गोलक खाता, जिसमें बच्चों के या स्त्रियों की बचत की आदत का विकास करने के लिए इस खाते में व्यवस्था की गई है। इसमें खातेदार का एक ताला लगी हुई गोलक दी जाती है, जिसमें खातेदार अपने घर पर रखता है तथा अपनी सुविधा अनुसार उसमें पैसा डालता रहता है। सामान्यतः 1 माह बाद स्वयं ग्राहक अपने बैंक के कर्मचारी के बैंक में ले जाता है तथा गोलक की धनराशि ग्राहक के खाते में जमा कर दी जाती है और गोलक ताला बंद करके पुनः ग्राहक को दे दी जाती है। बैंक ग्राहक को एक पासबुक भी देता है। बचत बैंक के लिए भांति इसे भी धनराशि निकाली जाती है और बैंक के खाते में 3.5% के ब्याज की दर से इसे जमा भी कर ली जाती है। ठीक है। जिस पर ब्याज कितना दिया जाता है, 3.5%। ठीक है। निरंतर आवर्ती जमा खाता। अब इस संचयी जमा खाता भी, इसे संचयी जमा खाता भी कहते हैं स्टूडेंट। इस खाते में प्रतिमाह एक निश्चित धनराशि जमा राशि पड़ती है। यह खाता 5 वर्ष के लिए गुणकों में खोला जाता है। ठीक है। 5 रुपये में खोला जाता है और कम से कम 1 वर्ष या 10 वर्ष के लिए खोला जाता है। 1 वर्ष से अधिक 10 वर्ष के लिए। ये समाप्त हो जाने पर ब्याज सहित रुपया निकाला जा सकता है। जमा राशि चक्रवृद्धि दर में ब्याज मिलता है। ब्याज की दर की अवधि अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक होती है। आवर्ती जमा खाते के लाभ सबसे ज़्यादा होते हैं। इसमें बचत का प्रोत्साहन मिलता है, बचत के खाते की अपेक्षा अधिक ब्याज मिलता है और सुविधा अनुसार छोटी या बड़ी भरपूर प्राप्त होती है। उसके बाद में इसमें अंतर्गत
निश्चित समय के बाद में होने वाली जो राशि होती है वो पूर्ण ज्ञान के भावी कार्यक्रम अनुसार बनाया जाना संभव हो जाता है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में सिर्फ यही था जिसमें मैंने खातों के बारे में आपके बताया। खाते के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे हर बार पूछा जाता है कि खाते कितने प्रकार के होते हैं, वो किस तरीके से खोले जाते हैं, इसके लाभ बताइए, हानि बताइए, दोष बताइए, इसमें कितने ब्याज आपको मिलता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। थैंक यू।